वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं 2021 में रिलीज हुई एक सुपर फैंटेसी एडवेंचर मूवी जो जर्मन लैंग्वेज में बनी थी। इसकी कहानी ही नहीं, विजुअल्स भी इतने शानदार और इंटरेस्टिंग है कि आप वीडियो के एंड में पछताएंगे कि ये एंड क्यों हो गई। अगर एंड में ऐसा लगे तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख लीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक खटारा ट्रक को दिखाते हैं जो शहर से दूर जंगलों के बीच जा रहा है। ट्रक एक जगह रुकता है तो अंदर से एक मैजिशियन उतरता है। उसके साथ में होती है एक टॉकिंग बर्ड। टॉकिंग बर्ड मंत्र जाप की तरह कहने लगता है, मुझे सिग्नल मिला है कि तुम यहीं पर हो, जल्दी से हमारे पास आ जाओ। ये कहते हुए वो वहाँ से उड़ने लगता है। मैजिशियन वहाँ पैरों के निशान देखकर उन्हें फॉलो करके जंगल के अंदर चला जाता है, जहाँ उसको एक भालू दिखाई देता है। मैजिशियन को देखते ही वो उठ खड़ा होता है। मैजिशियन पूछता है, क्या तुम ही वो मैजिकल एनिमल हो जो इंसान की तरह बोल सकते हो? भालू तो इस पर ऐसा चिल्लाता है कि अपना मैजिशियन घबरा कर वहाँ से भागा चला आता है। फिर मैजिशियन और टॉकिंग बर्ड बस के अंदर बैठकर विंडोज ही बंद कर देते हैं। तभी बस के अंदर एक फॉक्स बैठी होती है जो मैजिशियन से बात करती है। मैजिशियन खुश हो जाता है क्योंकि उसे इसी मैजिकल एनिमल की तलाश थी। तीनों उसी ट्रक में वहाँ से निकलते हैं और यहाँ कट करके मूवी का टाइटल स्कूल ऑफ मैजिकल एनिमल्स डालकर होती है मूवी शुरू। अगले सीन में मूवी की हीरोइन इडा को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ दूसरे शहर जा रही है। वो अपने फ्रेंड्स को छोड़कर तो नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी माँ ने दूसरे शहर में बिजनेस शुरू करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से उसे मजबूरन वहाँ जाना पड़ रहा है। उसकी माँ उसे दिलासा देती है कि बेटी, नए शहर में नए दोस्त मिल जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आखिर वे नए शहर पहुँच जाते हैं और सामान उतरवा रहे होते हैं। तभी एक लड़का स्केट बोर्ड में बहुत तेजी से आ रहा होता है और उसका कंट्रोल खो जाता है, लेकिन किसी तरह मैनेज करके इसके ऊपर गिरने के बजाय इनके सामान से टकरा जाता है। इस लड़के का नाम है बैनी और ये है इस मूवी का हीरो। इडा की मदद से फिर वो खड़ा होता है तो इडा की ड्रेस उसके ऊपर चिपकी होती है। इडा कहती है, हाँ लगता है ये ड्रेस मुझसे ज्यादा तुम्हें सूट कर रही है। बैनी भी कह देता है, हाँ बहुत ही बेकार जोक था, मुझे हंसी नहीं आई, गुस्सा आ रहा है गुस्सा। तभी वहाँ पर एक बड़े सांप को देखकर बैनी डर कर भागता है। इडा कहती है, अरे डरपोक, जर्मनी में सांप नहीं होते। दरअसल वो सांप मैजिशियन के ट्रक से निकल गया था। वो फिर से ट्रक के पास आता है तो मैजिशियन पूछता है, तुम बिना बताए कहाँ मर गए थे? सांप कहता है कि क्या मुझे बाथरूम जाने की भी आजादी नहीं है? हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? इस तरह अपना दुखड़ा रोकर सांप ट्रक में चढ़ जाता है। उसी रात बैनी के कमरे को दिखाते हैं जिसे उसने एक शिप की तरह डिजाइन करके रखा हुआ है। दरअसल बैनी को पायरेट्स बहुत ज्यादा पसंद है। उसने पायरेट्स के बारे में बहुत रिसर्च करके रखी होती है और खुद एक पायरेट की तरह एक्टिंग करता है। दूसरी ओर इडा अपने नए घर में बहुत ही उदास होती है क्योंकि नए दोस्त बनने में कम से कम 6 महीने तो लग ही जाएंगे। तब तक मेरा गुजारा कैसे होगा? पर उसकी माँ उसे मोटिवेट करती रहती है। अब अगले दिन वो अपने नए स्कूल जाती है। वहाँ वो कुछ लड़कियों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वे इडा का मजाक उड़ाती हैं। फिर भी वो मायूस नहीं होती और आगे बढ़ती है और एक लड़के से बात करने लगती है। इडा अपना नाम बताती है तो वो लड़का अपना नाम जोनाथन बताता है। वैसे मेरे क्लोज फ्रेंड मुझे जो ही कहते हैं। इडा कहती है, तो आज से मैं भी तुम्हें जो ही कहूंगी। इस तरह इनकी दोस्ती हो जाती है। तभी जोर की आवाज आती है और सभी देखते हैं कि एक लड़का स्केटबोर्ड में आते हुए कचड़े के डब्बे से टकरा गया है। वो और कोई नहीं, बैनी है जो इसी स्कूल में पढ़ता है। प्रिंसिपल उसे डांटते हैं कि क्या करते रहते हो तुम, स्कूल में पैदल चलकर नहीं आ सकते क्या? रोज कुछ ना कुछ तोड़ देते हो। चुपचाप पूरी सफाई करके बाद में क्लास जाना, समझे? फिर प्रिंसिपल स्कूल के वॉचमैन को बुलाकर उस पर चिल्लाता है कि ये क्लॉक कई दिनों से चल नहीं रहा, तुम दिन भर करते क्या रहते हो? जल्दी से इसे ठीक करो, जल्दी से। ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर इडा क्लास में जाती है तो वहाँ पर बैनी अकेला बैठा होता है। बाकी स्टूडेंट्स अपने टेबल पर बैठ जाते हैं। सिर्फ बैनी के पास वाला चेयर खाली होता है और इडा वहीं पर बैठ जाती है। प्रिंसिपल बताते हैं कि ये तुम्हारी नई क्लास टीचर है, मैरी। लेकिन सर, पुराने क्लास टीचर को क्या हुआ? बच्चों, वो बीमार है, आज से यही तुम्हारी क्लास लेंगी। पर मैरी कहती है, सर बच्चों से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती, उन्हें सच बताने का हक है। ये कहकर वो बताती है कि बच्चों, तुम्हारे पुराने क्लास टीचर की बहुत बड़ी लॉटरी लग गई, इसलिए वो रातों रात काम छोड़कर चले गए। ये सुनकर बच्चे हो जाते हैं शॉक। जो ये अपने बॉल से खेल रहा होता है। प्रिंसिपल तंग आकर उसकी बॉल ही छीन लेते हैं और कहते हैं, कल अपने पेरेंट्स को बुला लाओ, तब जाकर मैं बॉल दूंगा। अब मैरी चिढ़कर कहती है, सर ये मेरी क्लास है, मैं संभाल लूंगी, आप प्लीज बाहर जाइए। इस तरह प्रिंसिपल को निकालकर वो बच्चों से बड़े मजे से बात करने लगती है। यही नहीं, वो सभी बच्चों के नाम भी पहले से जानती है। बच्चों को विश्वास ही नहीं होता कि ये कैसे पॉसिबल है। यही नहीं, मैरी तो मैजिक भी जानती है और जोई की बॉल वापस ले आती है। सब बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और उन्हें नई टीचर बहुत ही अच्छी लगने लग जाती है।
फिर वे बैनी और इडा के पास जाकर कहती है कि तुम दोनों के कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या? डोंट वरी, जल्दी तुम्हें ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जो तुमसे कभी दूर नहीं होंगे। अब इनकी समझ में नहीं आता कि टीचर क्या कह रही है। छुट्टी के बाद दिखाते हैं कि वो मैजिशियन जो टॉकिंग एनिमल्स को ढूंढ रहा था वो मैरी से मिलने आता है। मैरी इसकी बड़ी बहन है। मैजिशियन कहता है कि क्या तुमने ठीक क्लास चुनी भी कि नहीं? मैरी बताती है भाई इससे बेहतर क्लास मुझे मिल ही नहीं सकती। शाम को इडा अपनी माँ के नए सैलून में जाती है। वो पूछती कि बेटा नया स्कूल कैसा था? इडा सबसे पहले ये बताती कि माँ मुझे जोई नाम का एक फ्रेंड मिला है, जल्द ही उसके सारे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स बन जाएंगे। तभी उसकी माँ उसको एक नए झुमका पहना कर कहती है ये तुम्हारी नानी ने मुझे दिया था, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये बहुत ही लकी झुमके हैं, इन्हें संभाल कर रखना। इडा खुश होकर उसे पहन लेती है। उसी रात को दिखाते हैं कि कोई स्कूल का क्लॉक चुरा कर लेकर जा रहा है। अगले दिन मैजिशियन का टॉकिंग बर्ड बैनी के घर में एक लेटर डालकर दरवाजे पर पीटता है और उड़ जाता है। बैनी के पापा दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन एक बर्ड का पंख नीचे गिरा होता है और तब वो उस लेटर को देखता है जिस पर बैनी का नाम लिखा होता है। यहाँ इडा अपनी माँ के सैलून में मैगजीन्स रखने जाती है तो उन सब में इडा की फोटो होती है और एक मैगजीन में तो वो वीडियो की तरह चलने लगती है। इडा तो घबराकर मैगजीन्स को गिरा ही देती है। तब सारे मैगजीन्स में इडा का वीडियो चलने लगता है। उसमें लिखा होता है कि तुम्हें स्कूल ऑफ मैजिकल एनिमल्स में एडमिशन मिल चुका है, जल्द ही तुमको एक मैजिकल एनिमल दिया जाएगा। यहाँ बैनी के पापा उससे वो पोस्ट कार्ड देते हैं तो वो भी वीडियो की तरह चलने लगता है। उसमें बताया जाता है कि तुम्हें स्कूल ऑफ मैजिकल एनिमल्स में एडमिशन मिल गया है। फिर वे स्कूल जाते हैं तो वहाँ क्लॉक की जगह पर एक स्माइली रखा होता है। प्रिंसिपल गुस्सा होकर पूरे स्कूल में अनाउंस कर देता है कि जिसने भी स्कूल का क्लॉक चुराया है चुपचाप उसे उसी जगह पर रख दो, वरना मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। सारे बच्चे अब इसी बारे में डिस्कस करने लगते हैं। मैरी अपने भाई यानी मैजिशियन को क्लास में ले आती है और स्टूडेंट्स को बताती है कि मेरे भाई के पास एक मैजिकल पेट स्टोर है, वो तुम्हें इस बारे में बताना चाहता है। मैजिशियन बताता है कि मेरे पास वो एनिमल्स हैं जो ह्यूमंस की तरह बोल सकते हैं। दोस्तों अगर रियलिटी में आपको ऐसे टॉकिंग एनिमल्स मिले तो क्या आप उनसे बातें शेयर करोगे? कौन सी बातें शेयर करोगे? कमेंट करके बताओ। अब मैजिशियन कहता है कि हमने तुम्हारी क्लास को स्कूल ऑफ मैजिकल एनिमल्स के लिए सिलेक्ट किया है, हम एक एक करके तुम सबको एक मैजिकल एनिमल देंगे, लेकिन बच्चे उस पर विश्वास नहीं करते। इतने में मैजिशियन का टॉकिंग बर्ड वहाँ कर बात करता है, तब जाकर बच्चे बिलीव करते हैं कि ओह ये सच है। मैजिशियन कहता है कि तुम्हें शपथ लेनी होगी कि तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। ये कहकर वे बोर्ड पर कुछ मैजिकल वर्ड्स लिखते हैं जिसे पढ़कर सभी शपथ लेते हैं कि वे मैजिकल एनिमल्स के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। फिर मैजिशियन अपना कोट उतारता है और उसे झाड़ने लगता है। उसके अंदर एक अलग ही दुनिया नजर आती है जहाँ पर एक समुद्र दिखता है। वहाँ से एक कछुआ निकलकर क्लासरूम में आता है। वो सीधे बैनी के पास जाकर कुछ कहता है, यानी अब ये मैजिकल कछुआ बैनी के पास ही रहेगा। ये जानकर बैनी बड़ा खुश होता है। मैजिशियन फिर से कोट झाड़ता है तो उसके अंदर से एक टॉकिंग फॉक्स निकलकर सीधे इडा के पास जाकर कहता है, अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ऐसा नया फ्रेंड पाकर इडा भी बड़ी खुश हो जाती है। इतने में प्रिंसिपल आ जाते हैं तो सारे मैजिकल एनिमल स्टफ्ड टॉयज में बदल जाते हैं। मैजिशियन भी स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल पूछते हैं कि क्लास में एनिमल्स की आवाज क्यों आ रही थी बच्चों? मैरी कहती है, सर मैं बच्चों को एनिमल्स के बारे में सिखा रही थी इसीलिए। प्रिंसिपल को जरा शक होता है लेकिन फिर भी वो चले जाते हैं। लंच ब्रेक में इडा फॉक्स को एक ट्री हाउस में ले जाकर खूब बातें करती है। फॉक्स कहता है, मुझे टेस्टी खाने की खुशबू आ रही है, मैं तो चला खाने। ये कहकर वो नीचे जाकर कचड़े के डब्बे में कूद पड़ता है। उसके अंदर से कुछ निकाल कर खाने लगता है और कहता है, हाँ कितना टेस्टी खाना है, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा खाना खाया। इडा कहती है, अरे वो तो ठीक है लेकिन तुमने जो कचड़ा नीचे फेंक दिया उसे कौन उठाएगा? चुपचाप सारा कचड़ा उस डब्बे में डाल दो। वहाँ बैनी अपने मैजिकल कछुए के साथ निंजा टर्टल्स कॉमिक्स पढ़ रहा होता है। कछुआ पूछता है, क्या तुम्हारी दुनिया के कछुए फाइट भी करते हैं? दैट्स वेरी कूल। बैनी कहता है, ये सिर्फ कहानी है, सच में ऐसा नहीं होता। तभी बैनी के क्लासमेट्स वहाँ पर आते हैं। बैनी बड़ा खुश होता है कि वे उससे बात करने आ रहे हैं, लेकिन वे बैनी को साइड में हटाकर कछुए से खेलने लगते हैं। कछुआ भी चुप नहीं रहता, वो डांस वगैरह करके उन्हें एंटरटेन करने लगता है। बैनी फिर अकेला पड़ जाता है बेचारा। यहाँ इडा लंच के बाद फॉक्स के साथ लौट रही होती है तो कुछ आवाजें आती है। दरअसल वो चोर जिसने स्कूल का क्लॉक चुराया था वो चॉकलेट मशीन से भी चॉकलेट चुरा रहा होता है। जब इडा और फॉक्स वहाँ पर पहुँचते हैं तो चोर भाग रहा होता है और सिर्फ एक चॉकलेट बचती है। फॉक्स इडा से कहता है कि इस मशीन को लात मारो, मुझे वो चॉकलेट चाहिए। इडा वैसा ही करती है और वो चॉकलेट बाहर आकर गिरता है। इतने में प्रिंसिपल आ जाते हैं। अचानक फॉक्स एक टॉय बन जाता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर तुमने चॉकलेट चुराया है तो चुपचाप वापस रख दो। मुझे तो लगता है कि स्कूल का क्लॉक भी तुमने ही चुराया होगा। इतने में जोई आकर बताता है कि सर ये चोर नहीं है, चोर तो मास्क पहनकर उस तरह भाग गया। अब प्रिंसिपल और वॉचमैन उस दिशा में भागने लगते हैं। जोई चॉकलेट उठाकर रख लेता है और आराम से वहां से निकल जाता है। घर पर बैनी को परेशान देखकर कछुआ पूछता है, तुम बिना बताए मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? बैनी कहता है कि मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं है और तुम भी मुझे छोड़कर उन दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगे, मुझे अच्छा नहीं लगा।
अरे ये भी कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो यार, मैं किसी के साथ भी खेलूं लेकिन मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड तो तुम ही हो। ये सुनकर बैनी फिर खुश हो जाता है। इडा अपने फॉक्स के साथ खूब खेल रही होती है। दोनों मिलकर तकिए से रुई निकाल कर खेल रहे होते हैं। तभी आवाज को सुनकर उसकी मां अंदर आती है तो फॉक्स फिर से टॉय बन जाता है। उसकी मां पूछती, बेटा तुम किससे बात कर रही हो अकेले, और इस तकिए को ये क्या कर दिया तुमने? इडा कहती कि मां, मैं अपने आप से बात कर रही थी और मैंने खुद ही तकिए को काटा। ये देखो ऐसे, कमरा मैं साफ कर दूंगी, कोई बात नहीं लेकिन और थोड़ा गंदा होने के बाद। ये कहकर वो अपनी माँ को तकिए से मारकर उसके साथ भी खेलने लगती है। अगले दिन प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ उनके फेवरेट प्लांट्स को किसी ने उखाड़ कर स्माइली बनाकर रखा होता है। वो चढ़कर माइक पर वॉचमैन को बुलाते हैं। इडा और फॉक्स ने प्लान किया था कि वे उस चोर को पकड़ेंगे जो स्कूल में चोरी कर कर हर जगह स्माइली बना रहा है। जोई को उसके पेरेंट्स स्कूल ड्रॉप करने आते हैं, लेकिन घर की तरह वहाँ भी दोनों बहस करने लगते हैं। दरअसल जोई के पापा हमेशा बिजनेस में बिजी रहते हैं। जोई के लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। इसी वजह से पति पत्नी में हमेशा लड़ाई होती रहती है। जोई भी दोनों से तंग आ चुका होता है। यहाँ इडा फॉक्स को छोड़कर जोई के पास जाती है और वो दोनों चोर का पता लगाने का फैसला करते हैं। फॉक्स को लगता है कि जोई आ गया तो ये मुझे छोड़कर चली गई, बताओ कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चोर को पकड़ूंगा। ये सोचकर फॉक्स अपना अलग इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में छुपा होता है तो देखता है वॉचमैन चुपके से वहां पर आता है और प्रिंसिपल के आते ही दरवाजे के पीछे छिप जाता है। फॉक्स को वॉचमैन पर पहले से शक है और वो जाकर इडा और जोई को बता देता है। इडा को लगता है कि प्रिंसिपल हमेशा वॉचमैन पर चिल्लाते रहते हैं, शायद इसीलिए वो उनसे बदला ले रहा है, लेकिन हमें एविडेंस कलेक्ट करना होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जोई और इडा क्लोज हो जाते हैं। यहाँ मैरी ने क्लास में दो स्टूडेंट्स की टीम बनाई होती है और हर टीम को एक अलग रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता है। जोई इडा से अपनी पार्टनर बनने को कहता है तो वो तुरंत मान जाती है और बैनी, जो कि इडा का पार्टनर था, वो अपने प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरी से कई बुक्स लेकर आता है और इडा से कहता है कि चलो रिसर्च शुरू करते हैं। लेकिन इडा कहती है, मैं तो जोई की पार्टनर बन चुकी हूँ, तुम प्लीज कोई और देख लो। बेचारी ने दिल तोड़ दिया लड़के का। बैनी बहुत उदास हो जाता है। फिर इडा क्लास जाती है तो उसका बैग नीचे पड़ा होता है। उसकी माँ ने उसे जो लकी झुमके दिए थे वो किसी ने चुरा लिए हैं। अब इडा बैनी पर चिल्लाती है कि इस टेबल पर तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं बैठता, तुमने ही चुराया है। मैं और जोई पार्टनर बन गए तो तुम्हें जलन हो गई और तुमने जलन के मारे मेरे झुमके चुरा दिए। इतने में बाकी बच्चे बैनी को ताना मारते हैं कि स्कूल क्लॉक और वेंडिंग मशीन से चॉकलेट्स भी तुमने ही चुराए थे, तुम बिना परमिशन के प्रिंसिपल के ऑफिस में भी घुसे थे, तुम चोर हो, चोर। बैनी कुछ नहीं कह पाता और रोता हुआ घर आता है। अब कछुआ उसे मोटिवेट करने के लिए एक पायलट बन जाता है और कहता है, कैप्टन तूफान तेज हो गया है, नेवी के लोग भी हमारा पीछा कर रहे हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। बैनी, जिसका चेहरा उतरा हुआ था, वो अब खिल जाता है और वो कछुए के साथ मिलकर पायरेट जैक स्पैरो की तरह उसे इंस्ट्रक्शन देने लगता है। दोनों खूब मजे करते हैं। उसी रात वो चोर स्कूल के एंट्रेंस पर पेंट से कुछ बना रहा होता है। अगले दिन सभी देखते हैं कि उसने एक बहुत बड़ा स्माइली पेंट करके रखा है। बैनी स्कूल आता है तो देखता है कि बिल्डिंग के ऊपर से कुछ चमक रहा है। वो ऊपर जाकर देखता है तो मैजिशियन का वो टॉकिंग बर्ड कई चमकीली चीजें चुराकर यहाँ जमा कर रहा है। उसने इडा के झुमके भी चुराए होते हैं। वो टॉकिंग बर्ड को एडवाइस देता है कि चोरी करना बुरा काम है, आगे से ऐसा मत करो। ये कहकर वो इडा के झुमके उठाकर उसे लौटाने जाता है, लेकिन इडा और दूसरे स्टूडेंट्स को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं होता और उसे अब भी चोर समझते हैं वो। तभी क्लास टीचर मैरी वहाँ पर आ जाती है। सभी बच्चे चिल्लाते हैं कि इन दोनों को जो मैजिकल एनिमल्स मिले हैं, हमें भी वैसे एनिमल्स चाहिए। मैरी कहती है, सबको जल्दी मिल जाएंगे, अब शांत हो जाओ। फिर वे एक एक करके अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट को क्लास के सामने एक्सप्लेन करते हैं। इडा और जोई का टॉपिक्स था पायरेट्स। इडा पायरेट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानती है, लेकिन जोई को कुछ भी नहीं पता। वो गलत बोल रहा होता है तो बैनी उठकर कहता है कि तुमने ठीक से रिसर्च नहीं की लगता है, पायरेट्स वैसे बिल्कुल नहीं होते जैसा तुम बता रहे हो। ये कहकर वो कुछ पॉइंट्स बताता है। बाकी बच्चे भी बैनी के पॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो सही बता रहा होता है। अब जोई गुस्सा होकर स्टेज छोड़कर चला जाता है। इडा उसे बहुत डांटती है कि यार तुमने ठीक से प्रिपेयर क्यों नहीं किया। तभी दोनों वॉचमैन को देखते हैं जो एक फ्लावर पॉट लेकर कहीं जा रहा होता है। दोनों उसके पीछे पीछे चलते हैं। वॉचमैन अपने कमरे में बैठकर एक नोटपैड पर वही स्माइली बना रहा होता है जो चोरी वाले हर स्पॉट पर बनाया जाता है। अब इन्हें यकीन हो जाता है कि वॉचमैन ही चोर है। इतने में वॉचमैन इनको देख लेता है तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उस दिन इडा बहुत ही खुश होती है। फॉक्स कहता है, तुम गलती कर रही हो, पहले तो तुमने बैनी को चोर बताया जबकि तुम श्योर नहीं थी कि उसी ने चुराया। तुम्हारा प्रोजेक्ट पार्टनर था बैनी, लेकिन तुमने अचानक उसे छोड़कर जोई के साथ प्रोजेक्ट कर लिया। तुम हमेशा अपनी और जोई के बारे में सोचती हो। ये मत भूलो इस शहर में तुम्हारा सबसे पहला दोस्त बैनी था, लेकिन तुम उसे इग्नोर करती रहती हो। ये ठीक नहीं है। दोस्तों, फॉक्स का ये कैरेक्टर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इडा कहती है,
तुम जलते हो कि मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताती, इसीलिए तुम अनाप शनाप बक रहे हो। फॉक्स भी गुस्से में कहता है कि अब मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद ही चोर को ढूंढने जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। कुछ देर के बाद इडा भी फॉक्स को ढूंढने निकल जाती है। यहाँ बैनी और कछुआ पायरेट पायरेट खेल रहे होते हैं। तभी कछुआ बाइनोकुलर में कुछ देखकर बैनी को दिखाता है। इडा अपने घर की खिड़की से नीचे उतर रही होती है। बैनी नीचे जाकर पूछता है, तुम अकेले कहाँ जा रही हो? फिर इडा उसे सारी बात बताती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है। अब बैनी भी फॉक्स की तलाश में उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। फॉक्स स्कूल जाकर उस चॉकलेट वेंडिंग मशीन के आगे खड़ा होता है। वो किसी तरह चॉकलेट निकालना चाहता है। तभी स्कूल के अंदर से कोई आवाज आती है। फॉक्स अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर वॉचमैन है। वो वॉचमैन को फॉलो करता है। अचानक वॉचमैन मुड़कर देखता है तो फॉक्स टॉय में बदल जाता है। ये टॉय यहाँ कैसे आया? ये सोचकर वॉचमैन फॉक्स को उठाकर अपने कमरे में लेकर जाता है और एक कैंची से उसे काटने वाला होता है। यहाँ बैनी और इडा फॉक्स को ढूंढते हुए स्कूल आ जाते हैं। अब बैनी की स्केटिंग स्किल्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं क्रैश तो जरूर करता है। वो सीधे जाकर स्कूल के मेन डोर से टकरा कर गिर पड़ता है। आवाज को सुनकर वॉचमैन फॉक्स को छोड़कर बाहर आता है, लेकिन बैनी और इडा साइड में छिप जाते हैं। वॉचमैन बाहर किसी को न पाकर वापस अंदर चला जाता है। बैनी और इडा भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वॉचमैन अपने कमरे में जाता है तो फॉक्स गायब हो चुका है। वो बाहर जा चुका था। तभी ऊपर से कई बॉल्स नीचे आ रही होती है। फॉक्स ऊपर जाता है तो पता चलता है कि वो चोर और कोई नहीं, जोय है। फॉक्स जान जाता है कि सारी चोरियां इसी ने की थी। वो बैनी और इडा को बताने जाता है, लेकिन जोय उसे बहुत देर चेस करता है। फॉक्स कहता है कि मैं चाहे मर भी जाऊं लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगा। ये कहकर वो खिड़की से कूद पड़ता है। इनकी आवाज को सुनकर बैनी और इडा ऊपर आ जाते हैं। वे जान जाते हैं कि असली चोर जोय है। इडा उसे डांटती है कि मैंने तुम पर कितना विश्वास किया और तुम हो कि चोरी करते फिरते हो। जो कहता है कि वो सब बाद में देखा जाएगा, फिलहाल तुम्हारा फॉक्स खिड़की से कूद गया, जाकर देखो कहीं मर तो नहीं गया। लेकिन इडा देखती है कि वो नीचे नहीं कूदा बल्कि रूफ पर कूदा है। अचानक एक टाइल टूट जाती है और वो फिसल कर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन एक पाइप को पकड़कर लटक रहा होता है। इडा उसे बचाने जाती है, लेकिन उसके वेट से पाइप टाइल से दूर हो जाता है और अब इडा और फॉक्स दोनों ही पाइप पर लटक रहे होते हैं। दूसरी ओर बैनी और जोय इन्हें बचाने के लिए एक रोप लेकर उस रूम में जाते हैं जिसके पास वे लटक रहे होते हैं। उस रूम की खिड़की से वे रोप फेंककर पाइप को खींचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच वो पाइप भी टूटने की हालत में होता है। एंड वक्त पर इडा उस कमरे में कूद जाती है, लेकिन फॉक्स नीचे गिर जाता है। तीनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन फॉक्स नीचे नहीं गिरा था बल्कि एक रॉड को पकड़कर लटक रहा था। वह किसी तरह उसे पकड़कर ऊपर उठा लेते हैं। सभी वहां से निकल ही रहे होते हैं कि गलती से एक लैडर को धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से ग्लास टूट जाता है। आवाज को सुनकर वॉचमैन वहां कर तीनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब अगले दिन प्रिंसिपल तीनों के पेरेंट्स को बुला भेजते हैं और इन तीनों से पूछते हैं कि कल रात स्कूल में ये क्या करने आए थे। फॉक्स और कछुआ शेल्फ पर टॉयज बन जाते हैं, लेकिन इनके डिस्कशन के बीच कछुआ छुपके से जिंदा हो जाता है और वो प्रिंसिपल का माइक ऑन कर देता है। अब इनकी सारी बातें पूरे स्कूल में सुनाई देती है। जोई मान लेता है कि सारी चोरियां मैंने ही की थी। प्रिंसिपल शॉक होकर पूछते हैं कि तुमने चोरी क्यों की और तुम्हें जरूरत क्या पड़ गई। जोई रोते हुए कहता है कि घर पर मेरे पेरेंट्स लड़ते रहते हैं, मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इसीलिए मैं चोरी करने लगा ताकि ये लोग किसी तरह मेरे बारे में सोचें। प्रिंसिपल कहते हैं कि बेटा तुमने सच बताया, इसकी मुझे खुशी है, लेकिन तुम्हारी गलती के लिए मुझे तुम्हें इस स्कूल से डिसमिस करना ही होगा। ये सुनकर स्कूल के सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। सभी निकल ही रहे होते हैं कि बैनी प्रिंसिपल से कहता है, सर चोरियां तो मैं कर रहा था, मुझे बचाने के लिए जोई ने खुद पर इल्जाम ले लिया। इडा कहती नहीं सर, बैनी झूठ बोल रहा है, असली चोर तो मैं हूँ। इनके सारे क्लासमेट्स वहाँ पर आ जाते हैं और हर कोई यही कहता है कि सर मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, ये नहीं मैं चोर हूँ। अब प्रिंसिपल दुविधा में पड़ जाते हैं कि अगर चोर को स्कूल से निकालना है तो मुझे इन सबको निकालना पड़ेगा। मैं किसी को स्कूल से नहीं निकालूंगा, लेकिन तुम सबको एक पनिशमेंट जरूर मिलेगा। जोई के पेरेंट्स उसे प्रॉमिस करते हैं कि आगे से हम कभी नहीं लड़ेंगे और तुम पर पूरा ध्यान देंगे बेटा। ये सब देखते हुए मैजिशियन अपनी बहन मैरी से कहता है, तुम ठीक कहती थी, स्कूल ऑफ मैजिशियन एनिमल्स के लिए इससे अच्छा क्लास और कहीं नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल ने बच्चों को ये पनिशमेंट दिया होता है कि जोई ने स्कूल में जो बड़ा सा स्माइली बनाया था सबको मिलकर उसे मिटाना है। ये है तो पनिशमेंट, लेकिन स्टूडेंट्स मजे में और मस्ती करते हुए काम कर रहे होते हैं। बैनी, इडा और जोई मिलकर खेलने भी लगते हैं। इन्हें एक साथ देखकर फॉक्स और कछुआ भी बड़े खुश होते हैं। आखिर में मैजिशियन सभी बच्चों को एक जगह पर बुलाता है और अपना कोट झाड़ता है। वो कहता है कि जिन बच्चों को मैजिकल एनिमल्स नहीं मिले थे वो सब अपने मन चाहे एनिमल्स ले सकते हैं। अब उसके कोट से अलग अलग मैजिकल एनिमल्स निकलते हैं और सभी बच्चे खुशी से झूमने लगते हैं।
वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने जा रहे हैं 2022 में रिलीज हुई स्कूल ऑफ मैजिकल एनिमल्स 2। अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देखिए, वरना पार्ट 2 का पूरा मजा नहीं लूट पाएंगे आप। तो चलिए देखते हैं इस जर्मन फैंटेसी एडवेंचर मूवी का सेकंड पार्ट। बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत मैदागास्कर के एक घने जंगल में होती है। पहले पार्ट में आपने जिस मैजिशियन को देखा था वो अपने ट्रक में जा रहा होता है। उसने सुना था कि इस जंगल में कोई मैजिकल एनिमल है और उसी की तलाश में वो यहाँ पर आया है। मैजिशियन का टॉकिंग बर्ड हमेशा की तरह चबर चबर बकवास कर रहा होता है। मैजिशियन एक गड्ढे में उतरकर चलने लगता है, तभी उसे कोई अजीब आवाज आती है और उसके पीछे एक एनिमल का रूप दिखता है, पर जब वो मुड़ता है तो एनिमल गायब। मैजिशियन जान जाता है कि वो कोई मैजिकल एनिमल था। फिर वो एक घटिया सा जोक सुनाता है जिसे सुनकर वो एनिमल प्रकट हो जाता है और खूब हंसने भी लगता है। दरअसल ये एक गिरगिट है। अब गिरगिट रियलाइज करता है कि मैं तो पकड़ा गया। मैजिशियन कहता है कि डरो मत, मेरे पास तुम जैसे कई मैजिकल एनिमल्स हैं। गिरगिट खुश होकर कहता है कि यार मैं इस जंगल में अकेला पड़ गया था, मेरे कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, मुझे तो बस फ्रेंड से मतलब है। ये कहकर वो बड़े चाव से मैजिशियन के हाथ पर चढ़ जाता है। मैजिशियन उसको लेकर चल देता है और यहाँ कट करके मूवी का टाइटल स्कूल ऑफ मैजिकल एनिमल्स 2 डालकर होती है मूवी शुरू। अगले सीन में हम इडा के घर को देखते हैं जहाँ उसका मैजिकल पेट यानी फॉक्स खिड़की के बाहर देख रहा होता है। फिर वो इडा के बेड पर आता है जहाँ पर वो सो रही होती है। इतने में दरवाजे पर आवाज को सुनकर फॉक्स टॉय बन जाता है। इडा का बर्थडे है तो उसकी माँ उसे विश करने आई है। वो कैंडल से डेकोरेटेड केक लेकर इडा को उठाती है और उसे गले लगाकर बर्थडे विश करती है। माँ के जाते ही फॉक्स फिर से नॉर्मल हो जाता है और इडा को बर्थडे विश करता है। लेकिन इडा को तो जोई की विश का इंतजार है क्योंकि उसे जोई पर क्रश है। वहाँ जोई भी प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो इडा को बर्थडे कैसे विश करे। इतने में आईने में कुछ लेटर्स नजर आते हैं। उसमें लिखा होता है कि तुम्हें जल्द ही एक मैजिकल एनिमल मिलने जा रहा है। ये देखकर जोई बड़ा खुश होता है। इडा यहाँ फॉक्स को लेकर स्कूल जाती है, लेकिन जब कोई पास आता है तो फॉक्स छुप जाता है। दूसरी ओर अना नाम की लड़की को दिखाते हैं। ये उस गर्ल्स गैंग की मेंबर है जो पहले पार्ट में इडा को बुली करते थे। अना को एक पोस्टर दिखता है जिसमें लेटर्स रीअरेंज करके रखे होते हैं। उसमें लिखा है कि तुम्हें स्कूल ऑफ मैजिकल एनिमल्स में सिलेक्ट किया गया है और जल्द ही तुम्हें एक मैजिकल पेट मिलने वाला है। अना को विश्वास ही नहीं होता। तभी बैनी एज यूजुअल अपने स्केटबोर्ड का कंट्रोल खोकर अना से टकरा जाता है और उसका कछुआ भी गिर जाता है। अना उसे उस पोस्टर के बारे में बताती है तो बैनी और कछुआ कहते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, लगता है तुम पागल हो गई हो। ये कहकर दोनों चले जाते हैं। तभी अना की गैंग आती है और उनकी लीडर जिसका नाम हेलन है। अना उससे भी पूछती है कि ये क्या चीज है, पर वो अपना बैग अना को पकड़ा देती है और कहती है पोस्टर ताकना बंद करो और मेरे बैग क्लास में लेकर आओ। स्कूल में सभी इडा को बर्थडे विश कर रहे होते हैं। अना भी उसे विश करना चाहती है लेकिन हेलन उसे मना कर देती है। फिर सभी क्लास पहुंचते हैं तो उनकी क्लास टीचर यानी मैरी आती है। मैजिशियन का टॉकिंग बर्ड भी आ जाता है जिसको देखकर बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि आज बाकी लोगों को भी मैजिकल पेट्स मिलेंगे। तभी वहाँ पर मैजिशियन भी आ जाता है। उसको देखकर तो बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो अपना कोट घुमाकर टेबल पर बिछाता है तो उसके अंदर से कुछ निकलता है। मैजिशियन कोट हटाता है तो एक पेंगुइन निकल आता है और बच्चों से पूछता है कि हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वैसे दोस्तों जैसे मैं आपसे रोज पूछता हूँ, वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। फिर वो एकदम शानदार वॉक करके जोई के पास जाकर कहता है आज से मैं जोई के साथ ही रहूंगा। जोई एक्साइटेड होकर उसे हाई फाई देता है। पेंगुइन एकदम कूल टाइप का मालूम होता है और ये देखकर फॉक्स और कछुआ को हो जाती है जलन, कहीं ये हमसे बेहतर ना हो जाए। इतने में मैजिशियन दोबारा अपना कोट टेबल पर बिछाता है और लगता है उसके अंदर एक छोटा एनिमल प्रकट हो रहा है। अना खुश हो जाती है कि ये एनिमल उसी के लिए होगा, पर जब मैजिशियन कोट हटाता है तो अंदर कुछ नहीं होता। मैजिशियन कहता है कि बस आज के लिए इतना ही। अना बेचारी उदास हो जाती है। दरअसल उसके अंदर वही गिरगिट था जो गायब हो जाता है। वो चुपके से उतरकर अना के बैग में घुस जाता है। अगले सीन में मैरी बच्चों को स्कूल ऑडिटोरियम में लेकर जाती है जहाँ वो स्कूल एनुअल डे के लिए एक प्ले करना चाहती है। इडा कहती है कि मैं उस प्ले का स्क्रिप्ट लिखकर डायरेक्ट करूंगी। इतने में वहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं तो फॉक्स और कछुआ टॉय बन जाते हैं, लेकिन अपना पेंगुइन चेंज नहीं होता। जोई उसकी पीठ पर लात मारकर कहता है कि अबे तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या। तब जाकर पेंगुइन टॉय बन जाता है। प्रिंसिपल आकर सभी को एक स्क्रिप्ट देता है जो कि एक हिस्टोरिकल प्ले है। वो कहता है कि यह हमारे स्कूल का 250th एनिवर्सरी है, इसलिए तुम्हें यही प्ले करना है। इस सिटी का कलेक्टर ही नहीं बल्कि प्रेस वाले भी यहाँ आकर फंक्शन में भाग लेंगे। मैरी कहती कि सर हम तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले करने जा रहे हैं जिसमें एक अकेली प्रिंसेस ने कई पायरेट से लड़कर उन्हें भगा दिया था। पर प्रिंसिपल कहता है कि ये कहानी सच्ची नहीं है, इसका कोई प्रूफ भी नहीं है, इसलिए तुम मेरा दिया हुआ प्ले प्रैक्टिस कर लो। जब प्रिंसिपल चले जाते हैं तो सारे मैजिकल एनिमल्स नॉर्मल हो जाते हैं। बच्चे प्रिंसिपल का स्क्रिप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो एकदम बोरिंग प्ले है। मैरी कहती है हम वही करेंगे जो पहले डिसाइड कर चुके हैं। ये कहकर सभी प्रिंसिपल के स्क्रिप्ट्स को कचड़े के डब्बे में डाल देते हैं।
हैं। अब हेलन कहती है कि मैं उस प्रिंसेस का रोल करूंगी, पर इडा कहती है कि इस स्क्रिप्ट को मैंने लिखा है और मैं ही इसकी हीरोइन बनूंगी। हेलन पूछती है क्या कोई इडा को हीरोइन के रूप में देखना चाहता है, और सभी डर के मारे चुप रहते हैं। देखा, सब चाहते हैं कि मैं इसकी हीरोइन बनूं। ये कहकर वो इडा से स्क्रिप्ट छीन लेती है। शाम को इडा के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन में सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। पेंगुइन भी उछल कूद कर रहा होता है। दरअसल पेंगुइन दूसरे मैजिकल एनिमल्स की तरह बिल्कुल नहीं है। वो किसी से डरकर टॉय नहीं बनना चाहता, बल्कि हमेशा अपनी ओरिजिनलिटी को दिखाना चाहता है। हेलन देखती है कि जोई और इडा क्लोज हो गए हैं और उसे भी जलन होती है। वो किसी भी तरह इन दोनों को अलग करना चाहती है। फिर वो अना को बुलाकर अपना बैग उसे देती है और कहती है कि कल मेरा भी होमवर्क करके लाना, समझी? और तुम तो अच्छी सिलाई कर लेती हो ना, तो प्ले के लिए मेरा प्रिंसेस ड्रेस भी तुम ही बना कर लाना, समझी? इस तरह उसको ऑर्डर देकर हेलन चली जाती है। अना को हेलन की नौकरानी बनकर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन इन 3 फ्रेंड्स के अलावा उसकी और कोई फ्रेंड्स भी तो नहीं होती, इसलिए उसे हेलन की हर बात माननी पड़ती है। उस रात वो होमवर्क कर रही होती है तो वो उस प्ले का स्क्रिप्ट देखती है जिसकी एक कॉपी इडा ने सबको दे रखी होती है। उसमें इडा ने प्रिंसेस के लिए एक सॉन्ग भी लिखा था। अना को वो बहुत ही पसंद आता है और खुद प्रिंसेस की तरह उसे गाने लगती है। उसकी सुरीली आवाज को सुनकर गिरगिट प्रकट होता है। वो अना को बताता है कि मैं ही तुम्हारा मैजिकल पेट हूँ, मैं जब चाहूँ गायब भी हो सकता हूँ और रंग भी बदल सकता हूँ। अब अना एकदम खुश होकर उस गिरगिट के साथ खेलने लगती है। अगले दिन बैनी स्केट करके स्कूल आता है तो एक गड्ढे से बचने के लिए वो दूसरी ओर जाकर गिर जाता है। अब प्रिंसिपल वॉचमैन से पूछते हैं कि ये गड्ढा किसने किया, इसे जल्दी बंद करो। जी सर, कहकर वॉचमैन काम पे लग जाता है। इडा के प्ले की कास्टिंग शुरू हो जाती है। स्टोरी के मेन पायलट का रोल वो जोई को देती है। तभी हेलन कहती है कि जोई को मैं ट्रेन करूंगी, तुम दूसरे कैरेक्टर्स को ट्रेन करो। इडा को गुस्सा आ जाता है। उसी शाम को पेंगुइन को अपने फेवरेट फिश की स्मेल आती है तो वो स्मेल के पीछे पीछे जाता है। वहाँ हेलन फिश पकड़कर बैठी होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें रोज फिश दूंगी, तुम बस मुझे जोई के साथ क्लोज होने में मदद करो। इतने में जोई वहाँ पर आ जाता है। हेलन कहती है कि आज शाम 5 बजे तुम मेरे घर आ जाना, दोनों मिलकर प्ले प्रैक्टिस करेंगे। जोई सोचने लगता है, पर इतने में पेंगुइन हेलन से कहता है तुम फिक्र क्यों करती हो, इसे तो मैं ले आऊंगा, ये ठीक 5 बजे पहुंच जाएगा। फिर जोई घर के लिए निकलता है तो इडा पूछती है क्या तुम शाम को मेरे घर आओगे, मैं तुम्हें पायरेट कैप्टन का कैरेक्टर बहुत अच्छे से समझाऊंगी और तुम्हें ट्रेन भी करूंगी। लेकिन जोई कहता है कि मैं हेलन के घर जा रहा हूँ, वही मुझे सिखाएगी। इडा भी हंसकर कहती है कि अच्छी बात है, लेकिन वो मुड़ती है तो पता चलता है वो इस बात से बहुत ही दुखी है। घर पर वो प्ले के लिए नया गाना कंपोज कर रही होती है। दूसरी ओर हेलन और जोई मजे से प्ले की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इस पेंगुइन को देखिए, हेलन के दिए हुए फिशेस को बिरयानी की तरह कैसे चबा चबा कर खा रहा है। वहाँ अना और बैनी अपने घरों में प्ले के लिए जरूरी चीजें तैयार कर रहे होते हैं। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल वॉचमैन पर चिल्ला रहे होते हैं कि कल एक गड्ढा बंद किया तो आज इतने सारे गड्ढे कहाँ से पैदा हो गए। मैं क्या जानूं सर, जरूर रात को कोई गड्ढा खोद कर गया होगा। दोस्तों, पार्ट 1 में आपने देखा कि किस तरह जोई अपने पेरेंट्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए स्कूल की चीजें चुराकर जगह जगह स्माइली बनाकर रखता था। लेकिन इस पार्ट में ये मिस्टीरियस गड्ढे कौन खोद रहा है। प्रिंसिपल भी इस बात से परेशान होते हैं और वॉचमैन को रात में स्कूल की पहरेदारी करने के लिए कहते हैं। जोई और बैनी अपने अपने रोल्स को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इतने में प्रिंसिपल के आने की खबर आ जाती है तो सभी जल्दी में कचड़े के डब्बे से उनका दिया हुआ स्क्रिप्ट उठाकर हाथ में रख लेते हैं और उसे प्रैक्टिस करने की एक्टिंग करते हैं। इन्हें हिस्टोरिकल प्ले प्रैक्टिस करते हुए देखकर प्रिंसिपल भी खुश हो जाता है। जब वो चले जाते हैं तो वो फिर पायरेट्स वाला प्रैक्टिस करते हैं। दरअसल इडा ने अपनी क्रिएटिविटी से उसमें एक सीन लिखा था जिसमें एक फैल्कन बर्ड पायरेट्स के साथ लड़ता है। लेकिन अब हेलन इस स्क्रिप्ट को चेंज करना चाहती है और कहती है कि क्लाइमेक्स फाइट के बाद पायरेट्स के लीडर और प्रिंसेस के बीच प्यार हो जाता है, मतलब मेरे और जोई के बीच लव वाला सीन होना चाहिए, ये होगा हमारा क्लाइमेक्स। वो कहती है कि इस स्क्रिप्ट को चेंज करके लिखो। इडा इस पर बहुत गुस्सा होकर चली जाती है। फॉक्स उसके पास बैठ जाता है। इन दोनों को देखकर गिरगिट अना से कहता है तुम प्रिंसेस बनो या ना बनो, लेकिन प्लीज मेरे लिए वो गाना गाओ जो उस दिन तुमने गाया था। वो हाथ जोड़कर विनती करता है। लगता है भारतीय गिरगिट है दोस्तों। पहले तो अना मना कर देती है, लेकिन गिरगिट की जिद के आगे उसे गाना ही पड़ता है। तभी गिरगिट अपनी जीभ बाहर करके खिड़की खोल देता है। अना की सुरीली आवाज को सुनकर इडा और फॉक्स खिड़की से झांकते हैं। एन वक्त पर गिरगिट गायब। जब वे चले जाते हैं तो गिरगिट ताली बजाकर कहता है वाह कितनी मधुर आवाज है तुम्हारी। फिर इडा प्ले के सारे कैरेक्टर्स को बुलाती है और कहती है कि प्रिंसेस कैरेक्टर के लिए मैंने सबका ऑडिशन किया था, लेकिन अना का ऑडिशन नहीं किया, पर आज मुझे पता चला कि अना की सुरीली आवाज प्रिंसेस कैरेक्टर के लिए बहुत सूट करेगी। अब हेलन अना से लड़ने लगती है तो इडा कहती है तुम दोनों को एक चैलेंज दिया जाएगा और जो बेटर परफॉर्म करेगा उससे ही प्रिंसेस का रोल मिलेगा। दोनों चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों बहुत अच्छा करती है। वोटिंग की जाती है तो टाई हो जाता है क्योंकि जोई वोट नहीं करता। इडा पूछती है तुम किसे वोट करोगे तो जोई कहता है मेरा वोट हेलन को जाता है। इस तरह प्रिंसेस का रोल मिल जाता है हेलन को। अब इडा को जोई से चिढ़न होने लग जाती है। अना बेचारी परेशान होकर गिरगिट को डांटती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए गा रही थी, तुम्हें खिड़की खोलने की क्या जरूरत थी। अब देखो मेरी जो 3 फ्रेंड्स थी वो भी मेरी दुश्मन बन गई है। रात को स्कूल में वॉचमैन पहरा दे रहा होता है,
लेकिन बेचारे को नींद आ जाती है और वो खर्राटे लेते हुए सो जाता है। तभी वहाँ पर कोई आता है और जमीन पर लगे टाइल्स को निकाल कर खोदने लगता है। वॉचमैन को फिर अगले दिन डांट पड़ती है कि कल रात तुम कहाँ मर गए थे। वॉचमैन कहता है कि सर आंख लग गई थी, लेकिन आज रात ऐसा नहीं होगा, मैं पक्का उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा। क्लास में हेलन एक पेपर में कुछ लिखकर जोई को पास करती है। पेंगुइन उसका जवाब लिखकर वापस हेलन को पास कर देता है, जिसे देखकर हेलन बहुत खुश हो जाती है। बैनी गड्ढे के पास खड़ा होता है तो एडा वहाँ पर आती है। बैनी कहता है कि आज रात मैं स्कूल आऊंगा और पता लगाऊंगा ये गड्ढे कौन खोद रहा है। एडा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। अब अना आती है और कहती है अब मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या मैं भी तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ। दोनों तुरंत हाँ कर देते हैं। उस रात बैनी, इडा और अना मैजिकल पेट्स के साथ स्कूल जाते हैं। एक लैडर की मदद से वो स्कूल के अंदर घुस भी जाते हैं। वॉचमैन चाय पीते हुए पहरे पे बैठा होता है। तीनों खिड़की से देखते देखते सो जाते हैं। तभी वही ब्लैक ड्रेस वाला स्कूल में घुसता है, जिसे देखकर मैजिकल पैट्स इन तीनों को जगा देते हैं। वो ब्लैक ड्रेस वाला दूसरी जगह जाकर मिट्टी निकालने लगता है। लगता है ये किसी खजाने की तलाश में है और आज वो उसे मिल गया है। इसी बीच यहाँ पर गिरगिट आकर फॉक्स को डरा देता है और सभी मिलकर वहाँ की चीजों को गिरा देते हैं। आवाज सुनकर वॉचमैन जाता है और चेयर के साथ ही गिर पड़ता है। तभी वो उस ब्लैक ड्रेस वाले को देख लेता है और उसके चेहरे पे टॉर्च मारता है। ये कोई और नहीं, इन बच्चों की क्लास टीचर मैरी है, जो रोज यहाँ आकर गड्ढा खोदती है। अगले दिन प्रिंसिपल मैरी से इंक्वायरी करते हैं, लेकिन वो कहती है कि मेरा हेयर क्लिप कहीं गिर गया था, उसी को ढूंढ रही थी। प्रिंसिपल जानते थे कि ये झूठ बोल रही है, इसलिए वो मैरी को नौकरी से निकाल देते हैं। ये देखकर बच्चे शॉक हो जाते हैं कि अब मैरी के बिना वे प्ले परफॉर्म कैसे करेंगे। क्लास के बाद हेलन अना को बताती है कि तुम इडा पर भरोसा मत करो, वो तुम्हें अपनी फ्रेंड नहीं मानती, बल्कि मुझसे बदला लेने के लिए उसने तुम्हें अपनी फ्रेंड बना लिया है। यहाँ जो इडा को अकेले में जाकर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इडा पूछती है कि क्या हेलन तुम्हें पसंद नहीं है। जोई कहता है कि मैं तो सिर्फ इस प्ले के लिए उससे मिलता हूँ, वरना मुझे वो जरा भी अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर इडा खुश हो जाती है और दोनों किस करने जाते हैं। तभी ऊपर खड़े मैजिकल पेट्स कहते हैं, ओए कब तक ऐसे खड़े रहने का इरादा है, कब तक किस करोगे तुम दोनों हैं। जोई और इडा हंसकर वहां से चले जाते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम अब इडा का प्ले करें या प्रिंसिपल का वो बोरिंग प्ले। तब जो आकर कहता है कि हमने आज तक जिसकी प्रैक्टिस की थी हम सब मिलकर वही करेंगे, यानी इडा का प्ले। ये सुनकर बाकी बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ वॉचमैन उस आखिरी गड्ढे को बंद कर रहा होता है जो कल रात मैरी ने खोदा था, लेकिन वो मिट्टी डालता जाता है पर गड्ढा बंद नहीं होता। फिर वो उस होल पर एक प्लेट रखकर मिट्टी से उसे बंद कर देता है। एनुअल डे फंक्शन का दिन भी आ जाता है और सारी तैयारियां हो जाती हैं। प्रिंसिपल अपनी स्पीच प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जोई की क्लास के 2 स्टूडेंट्स प्रिंसिपल के रूम का लैंडलाइन वायर कट कर देते हैं और दरवाजे पर एक लैडर लगा देते हैं, जिससे कि दरवाजे का नॉब खुल ना पाए। जब प्रिंसिपल दरवाजा खोल नहीं पाता तो वो किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन वायर तो कट हो चुका है। शो से पहले हेलन फोन लेकर बाहर जाती है और किसी से बहुत देर तक बात कर रही होती है। वो उसी जगह पर खड़ी होती है जहाँ पर मैरी ने आखिरी बार गड्ढा खोदा था। वॉचमैन ने उसे बंद जरूर किया था, लेकिन उसने जो प्लेट रखा था वो टूट जाता है और हेलन अंदर गिर जाती है। अंदर से वो एक टनल की तरह होता है। लगता है इस जगह पर कई ट्रैप्स हैं। एक जगह पर वो कदम रखती है तो अचानक उसके पैर को एक रस्सी फंस जाती है। हेलन उल्टी लटक जाती है। यहाँ एनुअल डे फंक्शन में इनका प्ले स्टार्ट हो चुका है। अब इडा प्ले की हीरोइन यानी कि हेलन को ढूंढती है, पर जब वो नहीं मिलती तो अना से कहती है कि प्रिंसेस का ड्रेस तुम पहन लो, आज की हीरोइन तुम ही हो। अपना फेवरेट कैरेक्टर प्ले करने के लिए अना इनकार थोड़ी ना करती, वो खुशी से मान जाती है। इसी बीच हेलन के 2 फ्रेंड्स बाहर जाकर देखती हैं तो गड्ढे के पास हेलन का फोन पड़ा होता है। दोनों तुरंत जाकर अना को बताती है तो वो कहती है कि शायद वो गड्ढा ठीक से बंद नहीं हुआ, हेलन उसके अंदर गिर गई होगी। इतने में इडा आकर कहती है कि अगले सीन में तुम्हारी एंट्री है, पर अना कहती है कि हेलन तो गड्ढे में गिर गई है, हमें उसे बचाना होगा। ये कहकर वो बाहर भागती है तो बैनी भी उसके पीछे भागता है। दोनों एक रोप की मदद से टनल के अंदर जाते हैं। गिरगिट भी अना के पीछे चला जाता है। यहाँ पायरेट्स वाला प्ले जोरों शोरों से चलता है और जोई बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर देता है। अब तक प्रिंसेस की एंट्री हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रिंसेस का ड्रेस तो अना पहनकर चली गई, इसलिए इडा कोई और ड्रेस पहनकर अलग ही डायलॉग्स बोलने लगती है। ना जोई की कुछ समझ में आता है, ना ही ऑडियंस की। गड्ढे में बैनी और अना मिलकर हेलन को नीचे उतारते हैं तो हेलन अना को डांटती है कि मेरा प्रिंसेस ड्रेस तुमने क्यों पहन के रखा हुआ है। कहते कहते वो एक वायर पर पैर रख देती है और तभी ऊपर से भारी पत्थर उनकी ओर गिरते हैं। एन वक्त पर अना हेलन को धक्का देकर बचा लेती है। वो हेलन को बताती है कि मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहती थी, वो तो तुम गायब हो गई थी, इसलिए मुझे ये ड्रेस पहनना पड़ा, लेकिन स्टेज पर जाने से पहले मुझे पता चला कि तुम गड्ढे में गिर गई तो मैं तुरंत यहाँ भागी चली आई। अना का ये सेल्फलेस कैरेक्टर दोस्तों आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलन रोने लगती है कि अपना फेवरेट कैरेक्टर मिलने के बावजूद तुम उसे ठुकरा कर मुझे बचाने आ गई, थैंक्स यार। ये कहकर वो अना को गले लगा लेती है। बैनी देखता है कि वहाँ कई पुरातन चीजें रखी हुई है। ये लोग जो पायरेट्स प्ले कर रहे थे उसके बारे में भी कई बुक्स वहाँ पर होती हैं, यानी कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, सच्ची कहानी है। बैनी कुछ पुरातन चीजों को उठा लेता है। अपने कमरे में बंद प्रिंसिपल देखता है
कि मैरी और मैजिशियन स्कूल के अंदर जा रहे हैं। वो जान जाता है कि सारी मुसीबत की जड़ यही दोनों है। वो एक कर्टेन की मदद से खिड़की से नीचे आ जाता है। यहाँ बेनी, अना और हेलन टनल से निकलकर बैक स्टेज पहुंच जाते हैं। अना कहती है कि मैं ड्रेस उतार देती हूँ, तुम इसे पहनो और स्टेज पर जाओ। लेकिन हेलन कहती है कि नहीं, ये रोल तुम्हारे लिए ही बना है, मैं तो यूं ही जिद कर रही थी, अब तुम जाओ और अच्छा परफॉर्म करो। अना भी स्टेज पर जाकर अपना गाना गाती है और एक शानदार परफॉर्मेंस देती है। ऑडियंस उसे बहुत चीयर करती है और अना एकदम खुश। अब क्लाइमेक्स फाइट के लिए वे पर्दा डालकर स्टेज को सेट कर रहे होते हैं। इडा ने बड़े चाव से फैल्कन बर्ड वाला ये सीन लिखा था, लेकिन फैल्कन बर्ड का मॉडल गलती से गिरकर टूट जाता है। अब इडा परेशान हो जाती है कि अब ये सीन हम कैसे करेंगे। जोई कहता है कि हम पेंगुइन को यूज करेंगे, उसे तो लोगों के सामने जाने से डर नहीं लगता और ये दूसरा मैजिकल एनिमल की तरह टॉय नहीं बनना चाहता। फिर क्या था, वह पेंगुइन को फैल्कन बर्ड का भेष पहना देते हैं। प्रिंसेस और पायरेट्स के बीच घमासान लड़ाई होती है, जिसमें फैल्कन बर्ड प्रिंसेस की मदद करता है। आखिर ये प्ले शानदार तरीके से खत्म होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। ऑडियंस बच्चों को खूब अप्रिशिएट करती है। इतने में प्रिंसिपल अंदर आ जाते हैं। प्रेस वाले उन्हें घेर लेते हैं और कहते हैं, आपके स्टूडेंट्स का ये ड्रामा सच में बेहतरीन था, लेकिन आपने रियल हिस्टोरिकल प्ले करने के बजाय ये फिक्शनल स्टोरी क्यों चुनी। अब प्रिंसिपल की बोलती बंद हो जाती है और तभी मैरी वहां पर आती है और एक पुरानी पेंटिंग दिखाती है, जिससे पता चलता है ये फिक्शन नहीं, हिस्ट्री में ऐसा हुआ था। दरअसल उस गड्ढे में से बेनी इन पुरातन चीजों को उठा लिया था। मैरी इन हिस्टोरिकल प्रूफ को ढूंढने के इरादे से रोज रात को स्कूल के कैंपस में गड्ढा खोदा करती थी, क्योंकि इसकी कहानी की घटना इसी जगह पर हुई थी। आखिर में प्रिंसिपल उस पेंटिंग के आगे आकर प्रेस वालों को फोटो के लिए शान से पोज देने लग जाता है। वो मैरी को फिर से नौकरी पर रख लेता है। अगले सीन में मैरी और मैजिशियन सारे बच्चों को बुलाकर बताते हैं, हमेशा की तरह बिना भेदभाव के तुम सब मिलकर काम करोगे तो सफलता तभी मिलेगी। ये कहकर मैरी मैजिशियन के साथ उस ट्रक में बैठकर चली जाती है। उन्हें एक और जंगल के बारे में पता चलता है, जहाँ कुछ और मैजिकल एनिमल्स रहते हैं। इनका सफर यूं ही चलता रहेगा। इसी के साथ स्कूल ऑफ मैजिकल एनिमल्स पार्ट 2 यहाँ पर खत्म होता है। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।